पुराना पागलखाना अंधेरी शाम में एक भयानक राक्षस की तरह खड़ा था। एमिली ने स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। जोनाथन अंदर था। वो ये महसूस कर सकती थी। डर कांप रहा था, हाँ, लेकिन साथ ही साथ उत्सुकता भी थी। यही आखिरी चाल थी। रेडी? सन्नाटे में उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। एमिली ने सिर हिलाया, उस डर को दबाते हुए जो उसे घोंटने की धमकी दे रहा था। वो इतनी दूर आ चुकी थी कि अब डर से नहीं रुक सकती थी। अब नहीं। पागलखाने का मैदान ऊंचा नीचा और उपेक्षित था। जंग लगे लोहे के फाटकों पर खरपतवार चिपके हुए थे जो भूली हुई भयावहता की कहानी सुना रहे थे। हवा में ही एक अजीब सा भार था, पागलपन और निराशा का बोझ। एमिली ने कार को थोड़ी दूरी पर पार्क किया। परछाइयां उनके आगमन को छुपा रही थीं। प्लान के हिसाब से चलना। एमिली ने मार्कस को याद दिलाया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। उसने सिर हिलाया। धुंधली रोशनी में उसका चेहरा सख्त था। वे पागलखाने के भव्य प्रवेश द्वार की ओर अंधेरे से फिसलते हुए भूतों की तरह चले गए। यही मौका था। अब पीछे नहीं हट सकते। पागलखाने का प्रवेश द्वार कराहते हुए खुला एक पीड़ादायक आवाज जो सन्नाटे में गूंज उठी। धूल के कण चांदनी की उस रोशनी में नाच रहे थे जो अंधेरे को चीरती हुई अंदर आ रही थी। एमिली ने अपना हथियार निकाला। उसकी इंद्रियां पूरी तरह सतर्क थीं। हवा में सड़न और कुछ धातु जैसी गंध थी, खून। वे पागलखाने के अंदर चले गए। सन्नाटा उनके कदमों की हल्की आहट से ही टूट रहा था। वे जिस कमरे से गुजरते थे वह भूली हुई जिंदगियों की एक तस्वीर था। एक जंग खाया हुआ बिस्तर का फ्रेम, धूल भरी फर्श पर बिखरी हुई गोलियां, एक कोने में पड़ी एक बच्चे की गुड़िया। इन दीवारों के भीतर हुई अनगिनत त्रासदियों का भार एमिली पर दबाव डाल रहा था। गोलियों की आवाज गूंजी जिससे सन्नाटा टूट गया। मार्कस ने जवाबी फायरिंग की। उसके हथियार की तेज आवाज वीरान गलियारों में गूंज उठी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, परछाइयां नाचती और टिमटिमाती रहीं। उनकी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ रहा था। एमिली डर को अपनी जीभ पर कड़वा महसूस कर सकती थी, लेकिन उसने उसे दबा दिया। डर के लिए कोई जगह नहीं थी, आज रात नहीं। वे गोलियों के निशान से भरे एक भारी स्टील के दरवाजे पर पहुंचे। इसके पार संघर्ष की आवाज आ रही थी। एमिली ने दरवाजे को लात मारी। उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। बस अब हुआ। कमरा अस्त व्यस्त था। फर्नीचर उल्टा पड़ा हुआ था। कागजात फर्श पर बिखरे हुए थे। जोनाथन वहां था, एक कोने में पीठ लगाए खड़ा था। उसकी आंखें डर और अवज्ञा के अजीब मिश्रण से उग्र थीं। वो उस धूर्त जोड़-तोड़ करने वाले की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था जिसे एमिली जानती थी। ये मैं नहीं हूँ। वो मुझे कंट्रोल कर रहा था, मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहा था। वह पसीने से तर था। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि वह अपनी सांसों को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। एमिली एक कदम आगे बढ़ी। उसकी बंदूक अभी भी उस पर टिकी हुई थी। वो कौन था? इससे पहले कि एमिली उससे और पूछताछ कर पाती, एक ऑग्लूशाइटलनी ट्रेस्क ने हवा को चीर दिया। जोनाथन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए क्योंकि उसकी छाती पर खून फैल गया। वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से एक हल्की सी आह निकली। एक स्नाइपर। वे एक जाल में फंस गए थे। एमिली ने नीचे झुककर खुद को बचाया क्योंकि एक और गोली उसके पीछे की दीवार से टकराई। मार्कस ने जवाबी फायरिंग की। बंद जगह में आवाज बहरी हो गई, लेकिन तब तक जोनाथन के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वह जा चुका था। निराशा एमिली को अपनी चपेट में लेने लगी क्योंकि वे जोनाथन के शरीर के पास खड़े थे। वह एक गतिरोध था, एक बहुत बड़े खेल का मोहरा। लेकिन कठपुतली नचाने वाला कौन था? जैसे ही मार्कस ने इलाके की सुरक्षा की, एमिली ने सुराग खोजने शुरू कर दिए। कुछ तो होना चाहिए। उसे वो जोनाथन की जेब में मिला। वाटरफ्रंट के पास एक बार से एक फटा हुआ रसीद। पीछे की तरफ एक नाम लिखा था, डॉक्टर एरन ब्लैक। एमिली ने नाम पहचान लिया। वह मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में विंसेंट का मनोचिकित्सक था, जहां उसका इलाज चल रहा था। हमें जाना होगा। स्नाइपर अभी भी बाहर हो सकता है। एमिली ने सिर हिलाया। रसीद को सुरक्षित जगह पर रख लिया। उसे अपना नया निशाना मिल गया था, डॉक्टर एरन ब्लैक। अब ये सिर्फ विंसेंट से कहीं ज्यादा का मामला था। वे जल्दी से चले गए। परछाइयां रात में गायब हो गईं। पागलखाना, जो अब एक खामोश मकबरा बन चुका था, उसके पास उसके लिए और कोई जवाब नहीं था। अंतिम टकराव का इंतजार था। एमिली इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। छोड़ा हुआ मानसिक संस्थान पागलखाने की तरह ही था, उपेक्षा से सजी हुई भव्यता का क्षय। हवा में प्रताड़ित दिमागों के भूत भरे हुए थे। एमिली ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस की क्योंकि वह और मार्कस मुख्य भवन के पास पहुंचे थे। यहीं से यह सब शुरू हुआ था। उन्होंने डॉक्टर ब्लैक को उनके ऑफिस में पाया। वो अपनी डेस्क पर शांति से बैठे थे। एक अकेला लैंप उनके चेहरे को रोशन कर रहा था। उनके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। उनके आगमन पर कोई आश्चर्य नहीं था, कोई डर नहीं था, बस एक ठंडा हिसाब किताब वाला मनोरंजन जिससे एमिली की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम बहुत साधन संपन्न हो एमिली।
लेकिन दुख की बात है कि तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। वह अपनी कुर्सी से उठे, उनकी निगाहें उसकी आंखों से मिलीं। उनकी आंखों में एक भयानक बुद्धिमत्ता थी, पागलपन का एक संकेत जो विंसेंट के पागलपन को दर्शाता था। आप मुझे सब कुछ बताने वाले हैं। एमिली ने कहा। उसकी आवाज खतरनाक रूप से शांत थी। उसकी उंगली उसकी बंदूक के ट्रिगर पर कस गई। वो इसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएगी, इस बार नहीं। लेकिन डॉक्टर ब्लेक बस मुस्कुराए, एक धीमी परेशान करने वाली आवाज। जोनाथन सही कह रहा था डॉक्टर, ब्लेक ने कहा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। वो सिर्फ एक मोहरा था, जैसे तुम हो। उसने अपना सिर घुमाया, एक शिकारी की निगाहों से एमिली को देख रहा था। मैंने विंसेंट की क्षमताओं को निखारा, उसे एक आदर्श हथियार में ढाला, और ये हालिया हत्याएं मेरे प्रयोग के अंतिम चरण मात्र हैं। एमिली के अंदर गुस्सा भर गया, गर्म और भस्म करने वाला। इतने समय से वे केवल विंसेंट के पागलपन से नहीं लड़ रहे थे, यह ब्लेक का था। उसने सब कुछ रचा था, विंसेंट को बरगलाया था, उसका इस्तेमाल अपने कुटिल मकसद को पूरा करने के लिए किया था। आप पागल हैं, एमिली ने गुस्से से कांपती आवाज में कहा। आपको लगता है कि आप विंसेंट जैसी शक्तिशाली चीज को नियंत्रित कर सकते हैं? उसने अपनी बंदूक उठाई, उसे ब्लेक की छाती पर निशाना बनाते हुए। बस हो गया डॉक्टर, आपका प्रयोग अब समाप्त होता है। डॉक्टर ब्लेक बस हंसे, एक भयानक आवाज जो खाली कमरे में गूंज उठी। तुम गलत समझ रही हो एमिली, उसने कहा। उसकी आवाज में अहंकार था। मैंने नियंत्रण नहीं खोया है, मैंने बस इसे अनलीस्ट किया है। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में परछाइयां आपस में उलझ रही हैं और एक साथ आ रही हैं, जैसे उनमें जान आ गई हो। एमिली को चक्कर आने लगे क्योंकि हवा में एक अजीब सी ऊर्जा कौंध रही थी। ये विंसेंट की शक्ति थी, उसने महसूस किया, लेकिन बढ़ी हुई और भी भयानक चीज में बदल गई। वो यहाँ है ना? एमिली ने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। डॉक्टर ब्लेक की मुस्कान चौड़ी हो गई, जिससे उसके संदेह की पुष्टि हो गई। आप उसे यहाँ लाए हैं, आप हम सबको मरना चाहते हैं। वो जानती थी कि यह एक जाल है, लेकिन उसे ब्लेक से बात करते रहना होगा, खुद को कुछ समय देना होगा। विंसेंट तो बस एक जरिया है, ब्लेक ने कहा। उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। एक साधन। लेकिन तुम एमिली, तुम मुझे दिलचस्प लगती हो। तुमने रसातल में झांका है और उसने वापस झांका है। वह एक कदम और पास आया। उसकी आंखें उसकी आंखों में छेद कर रही थीं। मुझे बताओ तुम क्या देखती हो? एमिली जानती थी कि वह सीधे टकराव में नहीं जीत सकती। ब्लेक और विंसेंट पर उसकी जो भी पकड़ थी, उसके खिलाफ नहीं। उसे अपनी बुद्धि का, मानव मानस की अपनी समझ का उपयोग करके उसे मात देनी थी, जीवित रहने के लिए। कमरे में एक धीमी सी गड़गड़ाहट गूंजी, जिससे एमिली की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। परछाइयां तेजी से घूमती हुई एक परिचित विशाल रूप में घनीभूत हो गए। विंसेंट, लेकिन वह अब अलग था। उसके चेहरे के भाव मानवता के एक भयानक मजाक में बदल गए थे। उसकी आंखें एक ठंडी, अजीब बुद्धिमत्ता से जल रही थीं। विंसेंट, एमिली चिल्लाई। उसके गले में दौड़ रहे डर के कंपन के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। ये मैं हूं एमिली, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? उसे उस तक पहुंचना था, ब्लेक की उस पर जो भी पकड़ थी उसे तोड़ना था। विंसेंट उसकी ओर मुड़ा। उसका सिर एक जिज्ञासु जानवर की तरह एक तरफ झुका हुआ था। पहचान की एक झलक उसके चेहरे पर दिखाई दी, फिर गायब हो गई। उसकी जगह एक भयानक खालीपन ने ले ली। उसने एमिली पर झपट्टा मारा। उसकी हरकतें असामान्य रूप से तेज थीं। उसकी ताकत ब्लेक के विकृत प्रभाव से बढ़ गई थी। मार्कस ने गोली चलाई। गोली विंसेंट के कंधे पर लगी। वह दर्द से चीखा, लेकिन घाव लगभग तुरंत भर गया। ब्लेक ने उसके साथ जो भी किया था, उसने उसे लगभग अजेय बना दिया था। निराशा ने एमिली को अपनी चपेट में लेना चाहा, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। कोई ना कोई रास्ता तो होना ही चाहिए। एमिली ने अपनी आंखें बंद कर ली। विंसेंट की सांसों की आवाज, अपने ही दिल की तेज धड़कन पर ध्यान केंद्रित किया। उसे उसकी तरह सोचना था, दुनिया को उसकी आंखों से देखना था। विंसेंट तर्क या तर्क से प्रेरित नहीं था। वह वृत्ति का प्राणी था, कच्ची भावनाओं का। उसने अपनी आंखें खोली। उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। यह एक जुआ था, एक हताश उम्मीद। विंसेंट, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी, सुखदायक थी। उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। उसने उसकी निगाहों से निगाहें मिलाई, उस डर को नजरअंदाज करते हुए जो उसके गले को पकड़े हुए था। विंसेंट हिचकिचाया। उसके चेहरे पर संदेह की एक झलक दिखाई दी। एमिली ने अपने लाभ को दबाया। वह तुम्हें एक राक्षस, एक हथियार के रूप में देखता है, उसने कहा। उसकी आवाज सावधानी से तैयार की गई सहानुभूति से सजी हुई थी। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम उससे कहीं बढ़कर हो, मैंने देखा है। कमरे में तनाव लगभग असहनीय था। विंसेंट की निगाहें एमिली और डॉक्टर ब्लेक के बीच घूम रही थी। उसका राक्षसी रूप अनिर्णय से कांप रहा था। एमिली ने अपनी सांसें रोक लीं, प्रार्थना की कि उसका जुआ रंग लाए।
अब यह केवल एक हत्यारे को रोकने के बारे में नहीं था, यह एक आत्मा को बचाने के बारे में था।